you on your own YouTube channel AK Physics Zero। तो सबसे पहले भाई जो इस चैनल पे नए कैंडिडेट आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो आए वो सीधा आपके पास पहुंचे। ठीक है, और जो पहले से कैंडिडेट हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। फेजर एंड फेजर डायग्राम। अब देखिए फेजर होता क्या है। फेजर इज जस्ट ए रोटेटिंग वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स ए सिनुसोइडली वेरिंग क्वांटिटी। उसको हम क्या नाम दे देते हैं? फेजर का नाम दे देते हैं। कोई भी एक ऐसा वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं जो किसी सिनुसोइडली वेरिंग क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है, उस वेक्टर को हम फेजर का नाम दे देते हैं भाई। ठीक है, फेजर राइट। जो वेक्टर यहां पे बनेगा, मान लो ये एक रोटेटिंग वेक्टर है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, अलोंग दिस सर्कल, इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये किसी सिनुसोइडली वेरिंग क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करने लग जाता है तो उसको हम नाम दे देते हैं फेजर का। लेट अस कंसीडर, हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक ऐसा रोटेटिंग वेक्टर है विच रिप्रेजेंट ए सिनुसोइडली वेरिंग क्वांटिटी where the length of this vector represents the amplitude of that quantity. Amplitude means maximum, peak value, maximum value. ठीक है, तो the length of this vector represents the amplitude of that quantity, right? This vector is rotating with the angular frequency, with the angular velocity equal to the angular frequency of that quantity. ठीक है, तो उस क्वांटिटी की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी ना वो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, राइट? द प्रोजेक्शन ऑफ दिस रोटेटिंग वेक्टर ऑन द फिक्स्ड एक्सिस, मान लो एक्स एक्सिस ले लिया या वाई एक्सिस ले लिया, इन एक्सिस के ऊपर जब इसका प्रोजेक्शन फॉल करेंगे तो वो प्रोजेक्शन हमें उस क्वांटिटी की एट द टाइम टी वैल्यू दे देगा, या मैं ये कहूं कि वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमें प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, चलिए अब देखो हमें यहां क्या जरूरत पड़ गई भाई इसकी, यहां क्या जरूरत पड़ी हमें इन रोटेटिंग वेक्टर्स को, या मैं कहूं कि फेजर्स को, अगर करंट और वोल्टेज के टर्म में इन्हें रिप्रेजेंट कर दिया जाए, या करंट और वोल्टेज दोनों वेरिंग क्वांटिटी है, अगर उन्हें हम इन वेक्टर्स के टर्म में कन्वर्ट कर दें, इन वेक्टर्स के टर्म में अगर हम उन्हें एक्सप्रेस कर दें तो वो बहुत इजीली समझी जा सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने कंसीडर कर लिया। पहले देखते हैं भाई फेजर डायग्राम क्या होता है। फेजर डायग्राम का मतलब है ए डायग्राम दैट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा? दैट रिप्रेजेंट कि करंट एंड वोल्टेज आर द वेरिंग क्वांटिटी। हमने कंसीडर कर लिया कि करंट एंड वोल्टेज आर टू वेरिंग क्वांटिटी जो टाइम के साथ वेरी कर रही है। ठीक है, एंड दैट वेरिंग क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रोटेटिंग वेक्टर which have the same angular frequency, which have the same angular velocity as the angular frequency of that quantity, यानी कि current and voltage. ठीक है, now these rotating vector is represented with the help of a diagram. That diagram is known as the phasor diagram. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास करंट और वोल्टेज दो क्वांटिटी है। ठीक है, एक क्वांटिटी हमने ये कंसीडर कर ली और एक क्वांटिटी मैंने ये कंसीडर कर ली। ठीक है, दो क्वांटिटी हमारे पास होगी एंड बोथ द क्वांटिटी इज रोटेटिंग, बोथ द क्वांटिटी इज रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और वी कैन से रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एक यहां करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक यहां पर किसे रिप्रेजेंट करेगा? ईएमएफ को वो रिप्रेजेंट करेगा। ये हमने मान लिया ईएमएफ को रिप्रेजेंट करा और ये हमने मान लिया करंट को रिप्रेजेंट करा। तो जैसे हमने बताया द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर इज रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। एम्पलीट्यूड ये एप्सिलॉन नॉट और ये आई नॉट। ठीक है, लेट अस कंसीडर ईएमएफ गिवन टू द सर्किट इज E is equal to E naught sin omega t. And current in the circuit is I is equal to I naught sin omega t plus phi. ठीक है, एक टर्म यहां आएगी भाई फेज डायग्राम। क्या आएगा? फेज डायग्राम। फेज डायग्राम क्या होता है? फेज डायग्राम मींस द एंगल बिटवीन द टू वेरिंग क्वांटिटी। ठीक है,
द एंगल बिटवीन द टू वेरिंग क्वांटिटी, या मैं ये कह दूं द एंगल बिटवीन द फेजर ऑफ टू वेरिंग क्वांटिटी। दो वेरिंग क्वांटिटी होगी, इन दोनों के फेजर के बीच में ये जो एंगल होगा ना, दिस एंगल इज नोन एज द फेज एंगल। और इसको निकालने का आसान सा तरीका है कि इधर आ जाओ इन पे, इन दोनों के बीच में देखो एंगल का डिफरेंस कितना है, एंगल का डिफरेंस कितना आएगा, 5 का आ गया, तो 5 एंगल डिफरेंस, फेज डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, फेज डिफरेंस इज जस्ट द एंगल डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिंग क्वांटिटीज। ओके, चल तो ये हमारे पास हो गया E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि जो EMF है वो कितना एंगल बना रही है, ओमेगा टी का। तो ये एंगल जो बन रहा है ये आपके पास है ओमेगा टी। करंट जो था वो कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी प्लस 5 का। तो ये कंप्लीट जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा आपके पास ओमेगा टी प्लस 5। करंट जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है यहां तक। नाउ द प्रोजेक्शन ऑफ दीज क्वांटिटीज, हमने इन दोनों क्वांटिटीज का प्रोजेक्शन ले लिया भाई। इसका प्रोजेक्शन आया यहां पर, ये था O, ये था A, ये था B, इसको मैंने ले लिया M, और इसका प्रोजेक्शन यहां ले लिया, इसको ले लिया। The projection of these rotating vectors on a fixed axis represents the instantaneous value of that quantity, यानी कि ये हमारे पास instantaneous value provide कर देगा। ठीक है, यहां से अगर मैं बात करता हूं OA की, तो OA represents the EMF, किसको रिप्रेजेंट करा, ये EMF को रिप्रेजेंट करा। सिमिलरली अगर OB वेक्टर की मैं बात करता हूं तो OB वेक्टर रिप्रेजेंट्स द करंट, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। द लेंथ ऑफ OA रिप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू ऑफ EMF एप्सिलॉन, एंड द लेंथ ऑफ वेक्टर OB रिप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू ऑफ द करंट I। ठीक है, पीक वैल्यू कह दो या एम्पलीट्यूड कह दो भाई, दोनों एक ही बात होती है। चलिए, द प्रोजेक्शन OM रिप्रेजेंट्स द, क्या रिप्रेजेंट करेगा OM रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द EMF, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज एप्सिलॉन, व्हिच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, सिमिलरली ON, दिस प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये प्रोवाइड हमें कर देगा। और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, I एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, व्हिच इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, ये हमारे पास हो गया भाई एक फेजर डायग्राम, राइट। अगर सपोज करो इसके हिसाब से देखा जाए तो देखो कौन आगे है, लीड कौन कर रहा है, बड़ा एंगल किसका है, करंट का एंगल बड़ा है भाई। तो इसलिए हम यहां पे कह सकते हैं करंट लीड द EMF बाय ए फेज डिफरेंस ऑफ 5। ठीक है, या ये भी कह सकते हो कि EMF लैग्स बिहाइंड द करंट बाय ए फेज डिफरेंस ऑफ 5। अगर हमें ये करना पड़ता, जस्ट सपोज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, अगर ये होता तो क्या कहते हैं, अगर ऐसा होता तो उस केस में हम कहते हैं कि करंट, ठीक है, लेग्स बिहाइंड, पीछे हो जाता, क्योंकि करंट का फिर एंगल जो है वो छोटा बनता। EMF का एंगल देखो ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी माइनस 5 है, तो एंगल ये छोटा बन रहा है। जो एंगल छोटा बनाएगा, जो क्वांटिटी एंगल कम बनाएगी, वो लेग्स बिहाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में फिर ये फेजर डायग्राम भी बदल जाता। फिर हमारे पास एंगल यहां से आता करंट का, ठीक है, करंट यहां आ जाके फिर यहां आता बीच में, राइट। तो हमारे पास ये बन जाता I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर ये होता तो हम किस तरीके से इसको डिफाइन करते, तो हम इससे बोलते कि करंट लैग्स बिहाइंड द EMF बाय ए फेज डिफरेंस ऑफ 5, राइट। या फिर ये भी कह सकते थे कि EMF लीड्स द करंट बाय ए फेज डिफरेंस ऑफ 5, राइट। तो ये हमारे पास बनता भाई फेज एंड फेजेस एंड फेजर डायग्राम। फेज डिफरेंस आई थिंक आप समझ गए कि फेज डिफरेंस मींस द एंगल डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिंग क्वांटिटी, या एंगल डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिंग फेजेस। ठीक है, दो फेजेस जो रहेंगे इनके बीच का जो एंगल रहेगा वो एंगल फेज एंगल यहां पे कहलाएगा, राइट। तो अब करते हैं भाई डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में किस तरीके से फेज और फेजर डिफरेंस हमें मिलेगा। फेज डायग्राम क्या होगा, जैसे कि रेजिस्टेंस एक कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस अगर हमारे पास होता है किसी सर्किट के अंदर तो करंट और EMF में कितना डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है, ये देखेंगे। फेज डायग्राम किस तरीके से बनाना है ये देखेंगे।
ठीक है, साथ में कैपेसिटर का देखेंगे और फिर इंडक्टर का। इन तीन चीजों के लिए हमें फेजर डायग्राम भी बनाना है और फेज एंगल भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तीन हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। एक बार इन तीनों को इंडिविजुअली देखेंगे, फिर दो को मिक्स करके देखेंगे, फिर इन तीनों को एक साथ देखेंगे। ठीक है भाई। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। कि AC सर्किट के अंदर अगर सिर्फ रेजिस्टेंस है तो उस केस में करंट और EMF के बीच में कितना तो फेज डिफरेंस होगा और उसका फेजर डायग्राम किस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर, हमने कंसीडर करिया कि वी हैव ए सर्किट इन व्हिच देयर इज ओनली ए रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद ए अल्टरनेटिंग सोर्स दिस। ठीक है, दिस इज द अल्टरनेटिंग सोर्स AC और ये हमारे पास हो गया रेजिस्टेंस R। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t द EMF ऑफ दिस सोर्स इज E is equal to epsilon naught sin omega t. This is the EMF at any instant of time t of this source. ठीक है, तो EMF हमें पता चल गई भाई, EMF is equal to E naught epsilon naught sin omega t. This is the instantaneous EMF of this source at any instant of time t. Let I be the current flowing at that instant. उस टाइम जो करंट है सर्किट के अंदर वो I के बराबर है। Now the potential drop across the resistance R is कितना हो जाएगा भाई? potential drop across the resistance R is I into R, इसके बराबर। ठीक है, potential drop across the resistance R is this। ठीक है, अब हमने एक रूल पढ़ा था भाई, किरचॉफ्स रूल में ये कहा गया था कि टोटल EMF ऑफ द सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल IR प्रोडक्ट। बोला गया था ना, टोटल EMF एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, ये हो गया राइट, इज इक्वल टू IR प्रोडक्ट ये हो जाएगा राइट। इन दोनों को हम अगर इक्वेट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल EMF इज इक्वल टू IR प्रोडक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। या इसकी वैल्यू रखते हैं एप्सिलॉन की, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा t इज इक्वल टू I into R। फाइंड द वैल्यू ऑफ I की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट I इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाय R into साइन ओमेगा t। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अब टोटल EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल करंट। यहां पे मैक्सिमम EMF है तो मैक्सिमम करंट भी बन जाएगा। वेरी गुड, तो ये आ जाएगा आपके पास दैट एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय R इज इक्वल टू I नॉट। दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट, या मैं कह सकता हूं दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। ये वैल्यू अगर यहां रखते हैं तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t। Let this is the equation number 1 and this is the equation number 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन होगी आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट भी होगी और इक्वेशन सेकंड भी हमारे पास हो गई है। ओके, नाउ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखें तो दोनों करंट और वोल्टेज दोनों ही साइन के फंक्शन है, दोनों सेम एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब बोथ हैव द वैल्यू 0 मिनिमम एंड मैक्सिमम एट द सेम टाइम। कि दोनों सिचुएशन में करंट और वोल्टेज दोनों ही सिचुएशन में या दोनों क्वांटिटीज के साथ जब 0 वैल्यू होगी तो एक ही टाइम पे होगी, मैक्सिमम होगी तो भी एक ही टाइम पे होगी और मिनिमम होगी तो भी एक ही टाइम पे होगी। ठीक है, अगर यहां फेज डिफरेंस देखा जाए, क्या देखा जाए? फेज डिफरेंस, तो देयर विल बी नो फेज डिफरेंस, क्योंकि ओमेगा टी एंगल ये बना रहा है, ओमेगा टी एंगल ये बना रहा है। ठीक है, फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस कितना है? एंगल में तो कोई डिफरेंस है नहीं, बोथ मेक द सेम एंगल, सो देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, अगर यहां पे फेजर डायग्राम इसका देखा जाए तो इसका फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा भी आपके पास, द फेजर डायग्राम ऑफ दिस रेजिस्टेंस फॉर द रेजिस्टेंस, फेजर डायग्राम फॉर द रेजिस्टेंस ऐसा आ जाएगा भी आपके पास। ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा आपके पास I। ध्यान रहे I नॉट की वैल्यू कम रहेगी, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ज्यादा रहेगी। पीक वैल्यू ऑफ EMF हमेशा ज्यादा होती है एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट हमेशा कम होती है। यहां से देख सकते हो आप,
ठीक है, ईएमएफ को कुछ ना कुछ डिवाइड करने के बाद हमें करंट मिल रहा है तो वैल्यू कम होगी, ठीक है, लो रहेगी। तो हम ये चीज हम लेके चल पाते हैं। ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये एंगल होगा भाई ओमेगा टी का, ओमेगा टी। अगर रोटेटिंग वेक्टर को रिप्रेजेंट करना तो सर्कल पे आप ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा ऐसे, और एक सर्कल फिर इसके लिए हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अगर वेव फॉर्म इसका देखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके की वेव फॉर्म ये बनाएगा भैया। अगर मैं पहले बात करता हूं ईएमएफ की, तो ईएमएफ इस तरीके से चलेगा, यहां एंगल 0, ठीक है, यहां एंगल वेरी गुड 1 कितने पे होता है, sin 90 1, sin 90 1 पाई बाय 0 पाई, यहां पे 3 पाई बाय 2, यहां पर 2 पाई, ठीक है। सिमिलरली अगर करंट के लिए भी ये वेव ड्रॉ करते हो तो आपको ऐसी ही वेव बनेगी, करंट भी इसी टाइप की वेव भी बनाएगा। यहां मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिलेगी आपको इस जगह के ऊपर, यहां 0 हो जाएगा, यहां पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी इसकी, और फिर ये 0। जो डॉटेड है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेव फॉर्म भी इसकी इस तरीके से बन सकते हैं, जहां पर सेम टाइम के ऊपर 0 भी होगा, सेम टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको, सेम टाइम पे मिनिमम वैल्यू भी मिलेगी करंट और ईएमएफ की, दोनों की एक साथ। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि फेजर डायग्राम इसका एक ही लाइन के अलॉन्ग मिलेगा, करंट भी उसी लाइन के अलॉन्ग जाएगी, ईएमएफ भी उसी के अलॉन्ग जाएगी। यहां पर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। तो इन केस ऑफ रेजिस्टेंस देयर विल बी नो फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। करंट एंड वोल्टेज बोथ हैव द सेम फेज, ठीक है, दोनों सेम फेज में होंगी, एंड बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल फेजर डायग्राम, ठीक है। दोनों को एक सिंगल फेजर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसका एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फेजर तो हमने बनाए हैं जिनका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ओके। तो ये आता है भाई हमारे पास AC contains resistance only. In case of resistance, there will be no phase difference between the current and voltage. इसके बाद करते हैं नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपेसिटर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर से पहले इंडक्टर कर लेते हैं, ठीक है। AC contains इंडक्टर only। इंडक्टर के केस में क्या होगा, करंट और वोल्टेज के बीच में देखेंगे कितना फेज डिफरेंस हमें मिलेगा, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है AC सर्किट कंटेन्स एन इंडक्टर ओनली, कि AC सर्किट में सिर्फ एक इंडक्टर हो। उसके लिए हमने कंसीडर कर लिया कि लेट अस कंसीडर वी हैव एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, ठीक है। इंडक्टेंस कितनी इसकी, L के बराबर, एंड इट इज कनेक्टेड विद an alternating source of EMF whose EMF at any instant of time t is E is equal to E naught sin omega t. The EMF is equal to कितनी है, EMF is equal to E naught sin omega t. This is the EMF in the circuit, ठीक है। इस सर्किट में कितना EMF at any instant of time, right? Now let us consider, हम कह रहे हैं कि this is the alternating EMF. EMF alternating है, alternating EMF का मतलब समझते हो, this EMF will change with the time, ठीक है। जब वेरिंग EMF इसके अंदर से जाएगी, जब वेरिंग EMF इस इंडक्टर के अंदर से जाएगी तो इंडक्टर के अंदर क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड भी होगी। सॉरी, यहां पर EMF क्या होगा, इंड्यूस्ड। द इंड्यूस्ड EMF इन द इंडक्टर इज, कितनी EMF इंड्यूस्ड होगी, द इंड्यूस्ड EMF is L into di by dt। अब देखो सेल्फ इंडक्टेंस के केस में हमने पढ़ा था, जैसा कि मैं कह रहा हूं ये तो इंड्यूस्ड है, इंड्यूस्ड है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ एक नेगेटिव साइन भी आएगा ना। तो हमारे पास आ जाएगा इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल इज माइनस L di by dt। इतना इंड्यूस्ड EMF इस इंडक्टर के अंदर होगा, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज नेग्लिजिबल, या रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज नेग्लिजिबल। तो इसका खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं लेके चल रहे हैं, रेजिस्टेंस इसका 0 लेके चल रहे हैं, ठीक है। नेट EMF इज अब
ईएमएफ कहां से आया? इंड्यूस्ड आया। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजिट्स काज ऑफ प्रोडक्शन, और किसकी वजह से जनरेट होती है? इसी के वेरिएशन की वजह से। तो नेट ईएमएफ आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन माइनस एल डी आई बाय dt। दिस इज द नेट ईएमएफ इन दिस सर्किट। ठीक है, नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा? As we know that according to Kirchhoff's rule, net EMF is always equal to net IR product. लेकिन यार रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। रेजिस्टेंस कितना बोला था? नेग्लिजिबल, जीरो। अगर इसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो IR प्रोडक्ट भी कितना होगा? जीरो के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू Kirchhoff's rule, टोटल EMF एप्सिलॉन माइनस एल डी आई बाई dt इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, किसके बराबर आना चाहिए? जीरो के, क्योंकि टोटल आईआर प्रोडक्ट आना था। आर तो है नहीं, हम पहले कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर इज नेग्लिजिबल, इसलिए क्या हुआ? जीरो। तो ये आपके पास बन जाएगा। ठीक है, नाउ सॉल्व, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी जगह वैल्यू रखो, दिस वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी। ठीक है, यहां तक वेरी गुड। डी आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी आई इज इक्वल डी टी को इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई, एल को इधर भेजेंगे तो डिवाइड, तो आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन एल, ठीक है, इनटू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी इनटू डी टी। सब कुछ ठीक है यहां तक? आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा दैट डी आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी इनटू डी टी डिवाइड बाय एल। दिस इज डी आई। ठीक है, डी आई की वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ करंट आई की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, तो इंटीग्रेशन करते दोनों तरफ। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई फॉर फाइंडिंग द कंप्लीट वैल्यू ऑफ द करंट। डी आई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एल। कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर बचता है सिर्फ आपके पास साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, इधर इंटीग्रेशन किया तो बचा आपके पास आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एल। साइन का इंटीग्रेशन किया तो साइन का इंटीग्रेशन आ गया आपके पास माइनस ऑफ कोस, माइनस कोस ओमेगा टी। एंगल का करेंगे तो एंगल का आ जाएगा आपके पास डिफरेंशिएशन ओमेगा, और ओमेगा यहां आ जाएगा ओमेगा। सब कुछ ठीक है, यहां तक कोई डाउट? प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, राइट? क्योंकि देखो यार लिमिट यूज नहीं कर रहे, लिमिट यूज नहीं करे तो हमें ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये हमें यूज करना पड़ेगा, प्लस सी हो गया। ठीक है, यहां तक एनी डाउट? कोई डाउट है यहां तक में? नहीं, चलो आगे चलते हैं। तो आई इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट एल ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस सी, इसके बराबर हमें मिल जाता है टोटल करंट, राइट? अब अगर मैं एवरेज वैल्यू की बात करता हूं तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि देखो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ईएमएफ जो हमारे पास है वो वेरी कर रही है विद द टाइम। ठीक है, ईएमएफ इज ए सिनुसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी विद द टाइम। तो अगर ईएमएफ वेरी करेगी तो करंट भी तो वेरी करेगा, करेगा ना, करंट भी वेरी। तो करंट भी हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि वेरी कर रहा है, और करंट वेरी करता है तो कौन सा होता है? एसी करंट होता है ना? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट ओवर द फुल साइकिल कितनी होती है? जीरो होती है। तो ये एवरेज वैल्यू अगर करंट की देखें तो वो बनेगा आपके पास जीरो। ठीक है, कोस की एवरेज वैल्यू भी क्या होती है? जीरो, इसलिए ये टर्म भी क्या आनी है? जीरो आनी है ना, जीरो। ये टर्म भी क्या आ जाएगी? जीरो आएगी। तो सी की वैल्यू क्या बनेगी? जीरो। भाई ये भी जीरो हो गया क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज जीरो, एवरेज वैल्यू ऑफ कोस इज आल्सो जीरो, ये भी जीरो। तो सी क्या बचेगा? सी भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा भाई, सी इज आल्सो जीरो। ठीक है, तो अब क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास ये टर्म आ गई दैट आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट एल ओमेगा, हियर इज कोस ओमेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हमारे पास जीरो के बराबर आ चुका है। कैसे आया? क्योंकि हम यहाँ पे देखो इस पूरी टर्म का एवरेज ले लेते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जीरो होता है, अल्टरनेटिंग करंट जीरो हो गया। कोस की एवरेज वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो ये जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस सी, सी की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। द करंट इज दिस माइनस एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एल ओमेगा इनटू कोस ओमेगा टी। अब देखो कोस ओमेगा टी, कोस को साइन में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम ये लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला आपको याद होगा शायद, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा।
बनता नहीं है फॉर्मूला, है ना। cos थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसके बराबर होता है ना। चलो अब ये भी आपको पता होगा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, या मैं ये कह देता हूं माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। साइन से बाहर जो एंगल होता है वो साइन के अंदर एंगल के साथ चला जाता है, ठीक है, एंगल के साथ चला जाता है। तो ये दो चीजें हम यहां यूज करते हैं, और करंट क्या बनेगा, दिस करंट आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट एल ओमेगा, हियर इज साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। इस एंगल को अंदर लेके चला गया भाई, ये बन जाएगा करंट आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एल ओमेगा, हियर इज साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, सब कुछ ठीक है भाई, एनी डाउट? नो डाउट, वेरी गुड। तो आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये रिलेशन हमें मिल जाता है, करंट की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब देखो इस करंट की वैल्यू को कंपेयर करके देखो ईएमएफ के साथ। ईएमएफ की वैल्यू मैं याद रखूं, चलो ईएमएफ से पहले ई नॉट बाई एल ओमेगा, ई नॉट डिवाइड बाई एल ओमेगा is represents the peak value of the current, it means the amplitude of the current। ये amplitude of current हमारे पास हो जाएगा, और ये आ जाएगा भाई आपके पास sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। ठीक है, क्या लिखा हमने, as epsilon naught by l omega is equal to I naught, this is the amplitude of the current or the peak value of the current। ये peak value आ गई भाई करंट की। ठीक है, यहां तक if you have any doubt till here then ask me, ओके। अब चलते थोड़ा सा इससे आगे। अब देखो इसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या किया हमने, इधर इसको आई नोट के बराबर क्यों लिया। ठीक है, ये मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले मैं पहले फेजर डायग्राम की बात करता हूं। थोड़ा सा रब कर देते हैं एक बार इसे, क्योंकि अभी बहुत बड़ा आर्टिकल बचा हुआ है, बहुत गर्मी भी है और आर्टिकल बहुत बड़ा भी है ना। ये वैल्यू उठा के चल रहा हूं, करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड माइनस पाई बाय 2। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कंसीडर कर लिया मैंने। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब आप देखोगे तो इनसे साफ पता चल रहा है कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस तो है भाई। कितना है, दोनों के एंगल में डिफरेंस देखो, ये एंगल है ओमेगा टी और ये ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो एंगल डिफरेंस कितना होगा, पाई बाय 2 का होगा। वेरी गुड, पाई बाय 2 का, तो यहां पे क्या आ जाएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब कौन सा एंगल बड़ा है, ईएमएफ का एंगल बड़ा है, तो यहां पे क्या कहेंगे, ईएमएफ लीड्स द करंट बाय ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, या फिर ये कह दो कि करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें हमारे पास आ जाएंगी, ईएमएफ और करंट के बीच में फेज डिफरेंस हमें एटलीस्ट पता चल गया, साथ में ये भी पता चल गया कि विच क्वांटिटी लीड्स एंड विच क्वांटिटी लैग्स बिहाइंड। ठीक है, अब इसका देखते हैं भाई, एक बार ग्राफ देख लेते हैं और एक बार फेज डायग्राम देख लेते हैं। अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं, ईएमएफ एंड वोल्टेज का ग्राफ क्या होगा, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम हमारे पास बनेगा भाई। अगर ओमेगा टी की वैल्यू मैं 0 लेके चलता हूं, ओमेगा टी की वैल्यू क्या लिखते हैं, 0। ठीक है, ओमेगा टी की वैल्यू हम 0 लेके चलते हैं। आज तो गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, बार बार पसीने पूछने पड़ रहे हैं, इतनी ज्यादा गर्मी पहले तो नहीं थी। चलो तो एंगल बनाते हैं, इनका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ अगर मैं पहले ईएमएफ के लिए देखूं तो ईएमएफ का ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा भाई। ये तो ग्राफ है ईएमएफ का। पीक वैल्यू, जो पीक वैल्यू इसकी रहेगी ये वाली, ये रिप्रेजेंट करेगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां से बनाता है ये एप्सिलॉन नॉट। करंट की मैं बात करता हूं, ओमेगा टी मैंने ले लिया 0, साइन माइनस पाई बाय 2, साइन माइनस पाई बाय 2, -1 होगा, बनेगा -1 भाई, पाई बाय 2। अरे यहां से लिख दो, माइनस था, इस माइनस को आगे ले लेते हैं, माइनस साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2, साइन 90, 1, -1 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा माइनस। ठीक है,
जैसे ही एंगल पाई बाई 2 बनेगा ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये कितना बना 0, साइन 0 0, एंगल 90 पर ये आ जाएगा। ये एंगल है पाई बाई 2, ये एंगल है 0, ये एंगल है पाई। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा भैया आपके पास। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम रहेगा ईएमएफ के कंपैरिजन में, इसलिए थोड़ा सा डाउन में इसको रखेंगे। ठीक है, तो ये डैश लाइन जो यहाँ पे बनी है, ये डैश लाइन रिप्रेजेंट करेगी करंट को। ग्राफ यहां से शुरू होगा, पाई पर मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी करंट। अगर देखो ओमेगा टी की जगह पाई रखते हैं तो साइन 90 बनेगा यहां से, और ये मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी आई नॉट, बनेगा ना, राइट। तो ऐसे ही अगर और ग्राफ देखें तो इस तरीके से 3 पाई बाई 2 भी ये जाके कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, एंड अप टू सो ये ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। ओके, ये करंट जो यहां पर है वो ईएमएफ से 90 के एंगल से पीछे चल रहा है। ठीक है, देखो यहां पे ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू आ गई थी 90 डिग्री, करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई है 180 के ऊपर। ठीक है, अब आता है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के लिए हमने कंसीडर कर लिया कि इस तरीके से रोटेटिंग वेक्टर्स हमारे पास बन जाएंगे, और एक एंगल हमने यहां पे कंसीडर कर लिया ये वाला। Like this is the phasor of EMF. किसका फेजर ये EMF का, एप्सिलॉन नोट यहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दिस एंगल इज ओमेगा टी। करंट क्या कहता है, करंट कहता है कि ओमेगा टी से 90 के एंगल पे पीछे है। ओमेगा टी के जो एंगल बन रहा था, ईएमएफ का जो एंगल बन रहा था, इस ईएमएफ के फेजर से 90 के एंगल से पीछे एक फेजर हमें ड्रॉ करना है। तो इसका बैक साइड में एक 90 का एंगल बनाओ, और ये रिप्रेजेंट कर देगा आपको करंट की, ये हो जाएगा भाई आपके पास आई नॉट। ठीक है, दिस एंगल इज पाई बाई 2, ये एंगल कितना हुआ पाई बाई 2, और ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल कितना हुआ, दिस एंगल इज ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। जैसा कि हमने यहां पे बताया भी है कि करंट मेक एन एंगल ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 विद द एक्स एक्सिस, यहां पे बन भी रहा है। ठीक है, तो ये एंगल बनता है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ द इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर। तो यहां पे तीन चीजें हमें कंक्लूजन में निकली। एक तो ये कि करंट यहां पर लेग्स बिहाइंड रहता है, ईएमएफ आगे जाएगा, फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये चीजें आप कुछ याद रखोगे। साथ में मेन चीज क्या है जिसका हमें बार बार यूज करना है कि विच क्वांटिटी लैग्स बिहाइंड बाय विच फेज डिफरेंस। ठीक है, हाउ मेनी फेज डिफरेंस। तो यहां पे हमें सिंपल सा पता चल गया कि करंट जो है वो लैग्स बिहाइंड है, लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2, और ईएमएफ लीड्स द करंट बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। 90 का फेज डिफरेंस यहां बनता है इन बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। ओके, अब आता हूं भाई मैं इस चीज के ऊपर। ये क्या था, मैंने यहां पे कहा कि आई नोट इज इक्वल टू, इसके बराबर लिया मैंने, आई नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय एल ओमेगा, कहा ना इसके बराबर, राइट। अब देखो इसको एक बार थोड़ा सा ओम्स लॉ से कंपेयर करके देखते हैं। करंट इज ऑलवेज इक्वल टू ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, होता है, करंट इज ऑलवेज इक्वल टू ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। ईएमएफ तो ये है ही हमारे पास, करंट ये है, तो एल ओमेगा क्या होना चाहिए, इट इज जस्ट ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए ना। तो एल ओमेगा यहां पे क्या है, ये एक रेजिस्टेंस का ही टाइप है, एक रेजिस्टेंस जैसा ही है ये। ठीक है, क्या ये एक रेजिस्टेंस का ही टाइप हमारे पास बनता है। एंड दिस एल ओमेगा, ठीक है, दिस एल ओमेगा इज नोन एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम देते हैं इसे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, दिस इज नॉट ए रेजिस्टेंस बट इट इज जस्ट ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। इसका काम भी वही होता है जो रेजिस्टेंस का होता है। इट इज आल्सो अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ये भी करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, तो इट इज जस्ट ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस बट इट्स नेम इज रिएक्टेंस। लेकिन इसे कहते क्या है, रिएक्टेंस का नाम दे देते हैं। ठीक है, दिस इज द एल ओमेगा, एल ओमेगा इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट्स ऐसा यूनिट इज ओम, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ओम रहती है भाई, ऐसा
ओम लेके चलते हैं। एज यू नो दैट ओम किसकी यूनिट होती है? रेजिस्टेंस की। इसलिए मैंने कहा इट इज जस्ट ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस बट इट इज नॉट ए रेजिस्टेंस। ठीक है, एल ओमेगा, राइट। इसके लिए एक छोटा सा स्पेशल केस बनता है। एल ओमेगा, एल ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई एफ होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय टी होता है ना, और 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एल इंटू 2 पाई एफ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ हो गया, 2 पाई हो गया, एल हो गया, राइट। स्पेशल केसेस का बना रहा हूं मैं। फर्स्ट एसी करंट, अगर मेरे पास एसी करंट हुआ तो दैट एसी करंट ऑलवेज हैव सम फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे हमने इंडिया की बात करते हो तो इंडिया के अंदर जो एसी हम यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज, तो दैट हैव सम फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी है तो एल ओमेगा की वैल्यू रहेगी, एल ओमेगा है तो किसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस रहेगा। इट मींस एल ओमेगा यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास होगा दैट ऑलवेज अपोज द एसी। एसी को क्या करेगा? अपोज करेगा। क्या डीसी को भी करेगा? क्या डीसी को भी करेगा? डीसी के लिए देखो, सेकंड केस डीसी, अगर डीसी करंट हुआ तो देयर विल बी नो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी? 0। फ्रीक्वेंसी कितनी? 0। एल ओमेगा कितना? 0। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना? 0। इट मींस अगर इंडक्टर के अंदर से एसी करंट जा रहा है तो ये इंडक्टर उसको अपोज करेगा, लेकिन इंडक्टर के अंदर से डीसी करंट जा रहा है तो ये उसे अपोज नहीं करेगा। ठीक है, अगर एसी के अंदर से, अगर इंडक्टर के अंदर से एसी करंट जाएगा इट विल अपोज द एसी, बट इफ देयर इज ए डीसी करंट देन देयर विल बी नो अपोजिशन ऑफ डीसी करंट बाय दिस इंडक्टर। ठीक है, तो इंडक्टर के लिए एल, डीसी के लिए एल ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, अब देखिए अगर हमें एसी और डीसी कंपोनेंट मिक्स मिल जाता है और हमें उन्हें अलग करने की जरूरत होती है तो हम ये यूज कर सकते हैं। ये एसी को तो क्या करेगा? रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसे कम पास करेगा, लेकिन डीसी को ये ब्लॉक नहीं करेगा, पास कर देगा सबको। ठीक है, तो ये था भाई हमारे पास इन केस ऑफ इंडक्टर, जहां पर हमने देखा कि करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस हमारे पास बनता है, कितना एंगल, कितने एंगल से करंट लैग्स बिहाइंड रहता है या ईएमएफ कितने एंगल से लीड कर रही है, फेजर डायग्राम किस तरीके से बनेगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू एसी के लिए कितनी होती है, डीसी के लिए कितनी होती है, ये चीज हमें पता चल गया। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द इंडक्टर ओनली। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम चलेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस